ऑलरेडी 2 बेटियां, एक क्लोई और दूसरा चांद। राम मंदिर में शादी होने वाली थी, योगी आदित्यनाथ जी कन्यादान करने वाले थे, बहुत व्यूज मिल रहे थे, बहुत वायरल हो रहा था मैं उसी में बह गया। कैन यू इमेजिन कि एक व्यक्ति जो बॉलीवुड से निकाला गया, उसमें छोटा मोटा रोल कर रहा था और अचानक से उसको बहुत लाइमलाइट मिल गया, इसलिए उसने मेरे साथ शादी करने का फैसला ले लिया है। इतनी सारी गाड़ियां क्या करूंगी, एक दे दूं। कह रहे हैं मुझे तो जहेज मिलेगा नहीं, तो यही मेरा जहेज है, मैं ये सब ले लूं। हाँ रमन, तुम क्या दे सकती हो क्या नहीं दे सकती हो, सब समझ में आ गया, दे। फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया कि सबसे चंदा उठाओ, सबसे पैसे लो, किया कि इसको दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास बुलवा करके इसको डंडे लगवाओ। चांद कौन है, तो उन्होंने खुद, मेरी माँ नीचे रहती थी, मैं और चांद ऊपर, तो उनकी माँ ने भी कहा वो तो पुरानी बातें हैं, वो सब दम, मुझे लगता है कि एक बाप की पैदाइश है। राम राम मेरी नाजी, मिस कर रहा हूँ आपको बहुत। जोर से पकड़ के हग करना। I'm with you always. राम राम मेरी देवी जी। अच्छा, इसका ब्रीफ ये है कि ये निठल्ला है, ये 20-25 साल से कुछ नहीं करता। और कब के बाद नहीं करता, जब नदीम यहाँ से भाग गया था, नदीम श्रवण का नदीम, यहाँ के वो गुलशन कुमार मर्डर केस में बाहर भाग गया था ना, तो ये नदीम का सेक्रेटरी था, ठीक है, तो नदीम का भड़वा भी था। ये इसका ब्रीफ है। और एडेड ये है, कट्टर सनातन विरोधी, कट्टर बीजेपी विरोधी, कट्टर मोदी विरोधी, कट्टर हिंदू विरोधी, और एकदम अलग ही लेवल के कट्टरता और गंदगी और जहरीलापन है लाइफ में। और तो बस यही है इसका बंदा। और आज इसने जुर्रत भी कर दी मेरे को कॉल करने की, और ये बैड वाइब दे रहा है बुरी तरह। इसकी बैड वाइब को और बैड होने से पहले ही शांत कर देना बहुत जरूरी है। आई लव यू लव यू लव यू। चलिए, राजनीति की बातों से थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए या क्या कहूं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, जब आप दुनिया के सामने बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ जाने अनजाने में पब्लिक हो जाती है और फिर लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। आप उस शख्स के साथ हमारे इस ऑफिस में भी आई जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़ा, जिनके साथ आपने शादी की प्लानिंग की, जिनका नाम पुनीत वशिष्ठ है, जो कई फिल्मों में नजर आए, कई सीरियल्स में नजर आए। क्या ऐसा हुआ नाजिया के साथ? नाजिया, हमने आपसे कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की, आपने कहा कि नहीं अभी समय सही नहीं है, और इस बात का हमने बड़ा रिस्पेक्ट किया, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ है। आप जिस समय को उचित समझें उसी समय पर यह बात की जानी चाहिए। और जब भी कुछ दो लोग रिश्ते में हो, उसके बाद अगर वो अलग भी हो जाए, तब भी मुझे लगता है दोनों की परमिशन ली जानी चाहिए कि जब भी वो बात की जाए। क्या हुआ पुनीत जी के साथ, आपके साथ? मैंने नहीं चाहा था कि मैं अपनी पर्सनल इस मतलब अपनी इस बात को मैं पब्लिक डोमेन पर रखूं। आई नेवर वांट टू कीप माय पर्सनल स्टफ्स इन पब्लिक डोमेन। लेकिन जिस हिसाब से पुनीत वशिष्ठ जी वीडियो पे वीडियो बना करके वो मुझे डिफेम और मलाइन कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो अपनी बंगाली प्रेमिका के दोस्तों के साथ बंगाल के एक मामूली YouTube चैनल पर बैठ करके वो मेरे बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मुझे भी मेरे घर पे लोगों ने, मेरे एक्वेंटेंस ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे रिलेटिव ने कहा कि नाजिया इतना भी चुप रहना ठीक नहीं होता है। क्योंकि उस रिश्ते को तोड़ते वक्त 1.5 मिनट के वीडियो के बाद तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। लाखों लोगों ने मुझे कॉल किया कि नाजिया आप कुछ बोलिए, नाजिया कुछ तो बोलिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बोलना। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि जितने भी मीडिया से मुझे कॉल आया और जब मैंने कहा मुझे नहीं बोलना है, तो उन्होंने पर्सनली भी कुछ उस पर कुछ भी नहीं किया कि नाजिया चुप है, नाजिया को नहीं बोलना। और उन्होंने मेरी इस चीज का बहुत इज्जत रखा। और मैं FM न्यूज की भी बहुत आभारी हूं कि मैंने एक बार मना किया तो आप लोगों ने दोबारा कभी बढ़ करके भी नहीं बोला कि बात करते हैं। बहुत आभारी हूं मैं। पर मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि एक व्यक्ति इतनी बदतमीजियां करते चला जा रहा है। तो अब शायद, और घर वालों का भी, मुझे अम्मा अब्बा का भी परमिशन मिला कि नहीं अब बात कहां बिगड़ी, वहां से शुरू करते हैं। बात बिगड़ी कहां?
क्योंकि जब आखिरी बार आप हमारे ऑफिस आए, हमने आप दोनों का इंटरव्यू एक साथ किया था, जी। तब तक हमें लग रहा था कि सब चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ थी, लेकिन चीजें कुछ ठीक नहीं हुई। बात बिगड़ी कहाँ? बात बिगड़ी, बहुत सारी वजह थी, बहुत एक्सट्रीम वजह थी, लेकिन मैं उन सारी चीजों को टैकल भी कर रही थी, हैंडल भी कर रही थी। लेकिन एक बात जब मेरे सामने आई तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, और यही वजह है कि आज मुझे इस्लाम से बागी कहा जाता है। उनकी ऑलरेडी 2 बेटियां, एक क्लोई और दूसरा चांद, और उसके बाद वो मुझसे कर रहे हैं जबकि उनका दोनों का डिवोर्स नहीं हो चुका है। ये बात उन्होंने कभी आपसे जिक्र नहीं किया सर? आपके साथ मुझे लगता है FM न्यूज पर 1.5 घंटे का शो हुआ होगा। आप लोगों को बताया उन्होंने नहीं कि उनका डिवोर्स नहीं हुआ है? वो तो शादियों के बारे में बातें कर रहे थे। इवन अभी भी वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं राम मंदिर में शादी होने वाली थी, योगी आदित्यनाथ जी कन्यादान करने वाले थे, बहुत व्यूज मिल रहे थे, बहुत वायरल हो रहा था, मैं उसी में बह गया। कैन यू इमेजिन कि एक व्यक्ति पूरे जीवन मेरे साथ गुजारने वाला है और उसने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया कि वो बहुत वायरल हो रहा था और वो राम मंदिर में शादी हो रही थी, इस लालच में कि एक व्यक्ति जो बॉलीवुड से निकाला गया है, जिसका अब बॉलीवुड में कोई छवि नहीं है, कुछ नहीं है उसका, वो बिल्कुल गायब हो चुका था मीडिया से, कैमरा से, लाइट से, एक्शन से। वो छोटे मोटे सीरियल्स में छोटा मोटा रोल कर रहा था और अचानक से उसको बहुत लाइमलाइट मिल गया, इसलिए उसने मेरे साथ शादी करने का फैसला ले लिया। बहुत बड़ी बात है ये तो अब मुझे पता चल रहा है, और अच्छा हुआ कि मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया। आप सोचो, आई हैव 3 कार्स, तो 2 गाड़ियां मैंने बंगाल से ही दिल्ली में मंगवा ली, कि ऑलरेडी 3 गाड़ियां हैं बंगाल में, तो 2 मंगवा लेते हैं, क्या जरूरत है नई खरीदने की। तो मुझे मेरी दिल्ली के घर पे, मुझे मेरे टेरेस पर वो कह रहे हैं कि इतनी सारी गाड़ियां क्या करूंगी, एक दे दो। पंचायत जा रही हूं मैं, सीपी पान खाने के लिए मैं अक्सर जाती हूँ वहां पर, तो वहां से वो जो चीज भी खरीद रहे हैं तो कह रहे हैं मुझे तो जहेज मिलेगा नहीं, तो यही मेरा जहेज है, मैं ये सब ले लूं? हाँ ले लीजिए। जब मैंने गाड़ी के लिए मना किया कि मैं नहीं दूंगी, तो मैंने कहा कोई गाड़ी भी देता है किसी को क्या? तो वो कह रहे हैं हाँ देख लिया, तुम्हारा मन देख लिया कि कितना बड़ा है तुम्हारा मन, तुम क्या दे सकती हो क्या नहीं दे सकती हो, सब समझ में आ गया। उसके बाद फिर वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मेरे लिंक्स हैं या मेरी अच्छी बातचीत है, मैं उनको ये फोर्स करूं कि अपनी फिल्मों में उनको रोल दे। फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया कि सबसे चंदा उठाओ, सबसे पैसे लो और मुझे लेकर के बहुत सारे एल्बम सॉन्ग बनवाओ और पिक्चर बनवाओ हिंदुत्व पर। उसके बाद फिर जुहू में जहां पर वो रहते हैं, उनका कोई सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, वो मुसलमान है, उनसे शायद उनकी पटती नहीं है, तो उस मुसलमान के लिए उन्होंने मुझे वॉइस नोट किया कि इसको दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास बुलवा करके इसको डंडे लगवाओ, तब इसको समझ में आएगा कि पुनीत वशिष्ठ की अर्धांगिनी कौन है। आपकी पोजीशन, आपका पावर, आपका फेम और आपका पैसा, क्या उसका फायदा उठाना चाह रहे थे? बिल्कुल, ऑब्वियसली अभी भी आप देखिए कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ क्लोई की बुराइयां करते हैं, उसको डिफेम करते हैं, उसको इतनी अभद्र बातें उसके खिलाफ बोलते हैं अपने ही चैनल के वीडियो में, अपने ही खुद ही वीडियो बना करके, कोई मीडिया नहीं बुलाता है उनको, अपने ही वीडियो में मेरी बुराइयां करते हैं। लेकिन वो चांद जो बंगालन है उसकी तो तारीफ के पुल बांधे जाते। तो जब आप खुश थे उस बंगालन के साथ, तो आपको किसी के जीवन के साथ खेलने की थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मुझे लगता है थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। उन्होंने आपसे कभी बताया था कि ये 2 रिश्ते हैं, या आपने कहीं और से इस बारे में पता लगवाया? मुझे 6 दिसंबर को हमारा एंगेजमेंट था यति नरसिंहानंद महाराज जी के दासना मंदिर पे, जो हमारी शॉपिंग वगैरह लखनऊ में हुई थी। मैं जा रही हूँ जनवरी में बाहर, देश से बाहर, तो मैंने कहा था कि हम दोनों चलते हैं साथ में, पासपोर्ट दो, वो दे ही नहीं रहे थे वीजा के लिए। बाद में मुझे पता चला कि भाई पासपोर्ट पे तो स्पाउस पे क्लोई का नाम है, ऑलरेडी है।
और उनसे डिवोर्स नहीं हुआ है। डिवोर्स नहीं हुआ है। तो व्यक्ति तो यही पूछेगा ना कि चलो कोई बात नहीं है, मैं तो खुद ही वकील हूं, आप एक काम करो, मुझे डिवोर्स की डिग्री दे दो, मैं इसको चेंज करवा दूंगी। ठीक है। तो डिवोर्स की डिग्री भी नहीं है तो पिटिशन दे दो। अगर किसी कोर्ट में अटका हुआ है, किसी बेंच पर अटका हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगी कि भाई इसको जल्दी से जल्द हो जाए, तो वो भी नहीं। फिर जब मैं पटना जा रही थी, ये 30 अक्टूबर की बात है, जब मैं पटना के लिए जा रही थी तो वहां पर मुझे कुछ फोटोग्राफ्स आए मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स पर, और उस फोटोग्राफ में दिखा कि भाई चांद नाम की एक लड़की है, लड़की नहीं है वो, आई थिंक 50 साल की उम्र की है, एक महिला है। हाँ, तो पुनीत भी तो 50 साल के हैं, उनकी फर्स्ट वाइफ भी शायद 50-52 साल की है। मैं 34 की थी। तो वो चांद दिवाली में भी सिंदूर भरी हुई है वो, और वो कह रही है पुनीत के नाम का ही तो सिंदूर मैंने भरा है। अब तक आपको सिर्फ क्लोई के बारे में पता था, फिर आपकी जब इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज आई तब आपको दूसरी पत्नी के बारे में पता चला। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये चांद कौन है, तो उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया है, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला, कि उसने मुझे सेवा भाव के ट्रैप में फंसा करके अपने मांग में सिंदूर भरवा लिया था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे स्लिप डिस्क हुआ था और मैं बीमार हो गया था, और चांद का बेटा म्यूजिक कंपोजर है, तो मेरी उससे दोस्ती थी, मैं उसके घर रहने गया था, तो मेरा बहुत सेवा की थी चांद। और उसके बाद फिर जब मैं ठीक हो गया तो वो उमरगांव भी आई थी, जहां पर उनकी स्वास्थ्य प्रोडक्शन की शूटिंग चल रही थी, वो मेरे घर पर भी रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि वो जब घर पे रही तो आपके बेडरूम में सोती थी? तो हाँ। आपके बेड पर सोती थी? तो हाँ, लेकिन हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा, और आपकी माँ इन सब चीजों की इजाजत देती थी? हम तो अपनी माँ के सामने ये नंगापन नहीं कर सकते भाई। शब्दों को भी जो मेरी स्पीच में होता है, या जो पॉडकास्ट में होता है, या जो इंटरव्यूज में होता है, वो वॉइस का रेंज भी मेरी माँ के सामने मैं नहीं कर सकती हूँ। तो थप्पड़ लगाएंगी खींच करके मुझे। ये क्या तरीका है बात करने का? और आप रंग बिरंगी औरतों को ला करके आप अपनी माँ के सामने उसको बेडरूम में रखते थे। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है कि तब तो मुझे स्वास्थ्य प्रोडक्शन ने 1 BHK दिया था, तो मैंने रेंट पर अपनी माँ के लिए नीचे वाले फ्लोर में एक 1 BHK लेकर रखा था। मेरी माँ नीचे रहती थी, मैं और चांद ऊपर रहते थे। And I have proof। यानी कि इन दोनों रिश्तों से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया? कभी नहीं। तो जब आपने इस बारे में सवाल पूछा कि बिना डिवोर्स के आप मुझसे शादी क्यों करने जा रहे थे, इसका क्या जवाब था? वो तो उनकी माँ ने भी कहा वो तो पुरानी बातें हैं, वो सब पास्ट की बातें। मैंने कहा आपके लिए आपका बेटा कहता है कि वो वशिष्ठ है, वशिष्ठ होने का उसको बहुत घमंड है, तो इतने बड़े ब्राह्मण हो करके, हिंदू हो करके सिंदूर डालने को आप लोगों ने खेल मजाक समझ के रखा है क्या? अब क्योंकि पुनीत जी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नाजिया हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से मुझे जेल भिजवा दे, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने टीका लगाया था, पर शायद वो ये भूल रहे हैं कि उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्या आप किसी लीगल एक्शन की तरफ बढ़ना चाहती हैं, बढ़ने वाली हैं? 2 लीगल एक्शन तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, लेकिन अभी तक मैं डिफेमेशन पर गई हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मेरी माँ को और बहन को नाजिया बहुत गंदी बातें बोलती थी और बहुत बदतमीजी करती थी। उनकी 2 बहनें हैं, जिसमें से एक से मैं मिली हूँ, और मात्र 16 मिनट के लिए, मात्र 16 मिनट के लिए एक बार मेरी मुलाकात हुई है बॉम्बे में, और जिसमें शायद मैंने 4 या 5 शब्द बोले होंगे, मैं चुपचाप बैठी हुई थी। उनकी माँ से मैं 2 बार मिली हूँ, एक बार तो गाड़ी से उतरी थी, पैर छुई थी, दोबारा गाड़ी में बैठ गई, तो अगर उसको जोड़ लेते हैं तो 3 बार। उस वक्त भी मेरी कोई बात हुई नहीं थी, मैंने जुबान खोला ही नहीं था। तो मुझे जानना है कि मैंने क्या बेइज्जत किया। ये जो एलिगेशन वो मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो मैंने डिफेमेशन नोटिस भेजा है, इवन उनकी माँ को भेजा है, उनकी बहन को भी भेजा है, उनकी माँ और बहन को 1 रुपए का डिफेमेशन नोटिस भेजा है मैंने, 1 रुपए का, क्योंकि ये मुझे डिफेमेशन से पैसे नहीं चाहिए, मुझे भगवान ने दे रखा है, मुझे सच उगलवाना है। और अभी मैं जा रही हूँ परसों बॉम्बे, और बॉम्बे जा करके मैं जुहू पुलिस स्टेशन में मैं पुनीत वशिष्ठ को और पुनीत वशिष्ठ की माँ और बहन को बुलवाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी डिग्रियों पर बात उठाई है, उन्होंने मेरे चरित्र पर बात उठाया है, उन्होंने बंगाली दोस्तों के साथ बैठ करके, अपनी प्रेमिका चांद के दोस्तों के साथ बैठ करके बिस्तर दिखा करके कहा है कि देखो देखो यहाँ सो के गई है। अब आप सोचिए
कितनी गंदी बात है ये। कोई अच्छे घर खानदान का लड़का बिस्तर दिखा सकता है किसी महिला के लिए? इसका मतलब है कि इनकी परवरिश में कुछ तो खोट है। मैं ऐसे ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे भेजे हैं, इसको उठवा दो, उसको जेल भिजवा दो, उसको पुलिस से डांट खिलवा दो। अरे मेरे प्रोडक्शन हाउस में ताहिर खान बोल करके एक है, बड़ा जिहादी टाइप का है, अपना अपना जो है ना जिहाद करते रहता है स्वास्थ्य प्रोडक्शन में। एक बार उसको टनवा लेना नाजिया, तुम्हारा तो उमरगांव में बहुत टच है, बहुत विधायकों से तुम्हारी बातचीत है, तुम एकदम उसको टनवा लेना। ये सब मेरे पास प्रूफ है। मैं अगर उनके प्रूफ खोलने बैठ जाऊं ना तो मुंह छुपाने की जगह उनको नहीं मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ से आगे आपको बढ़ना उस दिशा में है, या आप सोच रही हैं कि इस केस को यहाँ पर अब छोड़ देना है? देखिए, मुझे बिल्कुल भी अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या नाजिया के अंदर इस समय बदले की भावना है, गुस्सा है, नफरत है, क्या है? बिल्कुल क्या महसूस होता है? नहीं, देखिए, मैं आज भी पुनीत जी बोल रही हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा, मेरे मुंह से बदतमीजी नहीं निकल रही, पर जो बदतमीजी वो कर रहे हैं ना बैठ करके, मेरे लिप्स की बुराइयां, मेरे एज की बुराइयां, मेरे रंग रूप की बुराइयां, मैं पहले मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला वाली दिखती थी, मैंने पता नहीं क्या क्या सर्जरी करवाई है। तो भाई, बुराइयों में भी ना एक क्वालिटी होती है, और तुम मर्द हो, बी अ मैन। मत करो ये सब पाड़ा मोहल्ला वाली महिलाओं की तरह ये वुमेन्स गॉसिप जो करके बैठ रहे हो अपनी बंगाली दोस्तों के साथ और कर रहे हो कैमरा के सामने। ये शोभा तो नहीं दे रहा है एक मर्द को। मेरे अंदर बदले की कोई भावना नहीं है, क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूं, क्योंकि मैं एक रिनाउंड फेस हूं, और मैंने चुप रह करके उनको ये मौका दिया था कि आप भी चुप हो जाओ, तो ये पर्सनल चीजें पर्सनली रह जाएंगी। कुछ जरूरत नहीं है बोलने का। 2 लोग साथ में थे, इट्स ऑल राइट। अब साथ में नहीं है, इट्स ऑल राइट। लेकिन वो बोलते गए, तो अब मैंने अपनी 3 वकीलों की एक टीम बना दी है कि भैया ये जितनी बार वीडियो बनाएंगे आप उतनी बार इन पर केस करो, उतनी बार डेफेमेशन का केस होगा। नहीं, अब तो इनके ऊपर FIR भी हो रहा है ऑलरेडी। पर आप भी तो आज बात कर रही हैं, क्या आपके खिलाफ भी लीगल एक्शन लेंगी? ले लें, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो बिल्कुल ले लें। उनका फ्री है एकदम। अगर मैंने कुछ गलत बोला है, एक शब्द भी मैंने गलत बोला है, एकदम मुझे लगता है कि एक बाप की पैदाइश है, तो लेना चाहिए लीगल एक्शन। आप चाहती हैं कि यहाँ पर खत्म हो जाए सब कुछ? मैं तो विशाल जी, महादेव की सौगंध, उस 1.5 मिनट के बाद मैंने एक शब्द नहीं बोला था। उस 1.5 मिनट के वीडियो के बाद जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि भाई ये शादी नहीं हो रही है, उसके बाद मैंने एक शब्द नहीं बोला। कितने समय से आपके बीच कोई बातचीत नहीं है? वही लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था 1 नवंबर को डाला था। हाँ, बस वही लास्ट था। और मुझे उन्होंने कोशिश की बात करने की आपसे? उसके बाद तो वो भिड़ गए ना अपने बंगाली दोस्तों के साथ मेरा चीरहरण करने के लिए। कभी कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, क्यों करेंगे? उनको शादी वादी नहीं करनी थी। मुझे नहीं लगता है कि उनको शादी वादी करनी थी। वो एक नाटक कर रहे थे। एक आखिरी सवाल है, इमोशनली इन सब चीजों से बाहर निकलना कितना मुश्किल था? बहुत टफ था, बहुत मतलब एक्सट्रीम टफ था। और उस पूरे मतलब सिचुएशन के बाद मैंने जिस हिसाब से काम किया है, सिर्फ एक रोबोट और मशीन की तरह आज भी मैं काम कर रही हूँ कि मेरे माइंड में वो ना आए, मेरे दिमाग में वो ना आए। सिर्फ इसलिए मैंने 1 नवंबर से लेकर के आज हो गया है 12 दिसंबर, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। नॉट अ सिंगल डे। मैं रोज सुबह 9 बजे घर से निकलती हूँ, रोज रात में 1 बजे मैं घर जाती हूँ अपना काम कंप्लीट करके। मैं रात के 12 बजे तक अपने चैम्बर में बैठी रहती हूँ। बहुत मुश्किल वक्त है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस फेज से उभरने में आपको शक्ति मिले, और बहुत सारी शुभकामनाएं FM न्यूज की तरफ से आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, और जिस मकसद के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, और खासतौर से जिस मकसद की हमने आज चर्चा भी की कि नाजिया सिर्फ राजनीति तक सीमित होकर ना रहे, और समाज में बहुत सारे बदलाव हैं जो इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो मंच पर आए, जिनकी बातों में दम हो, जिनकी बातों को लोग सुनते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें समाज में उस बदलाव का कारण बने। बहुत शुक्रिया
आप हमारे पॉडकास्ट में। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। आई लव यू लव यू लव यू। और इसका जो भाई है अजीज शेख, वो एक बेताज डॉन है, महा किंग किंग दाऊद इब्राहिम है हमारी सोसाइटी का। 3 पड़ाव से सेक्रेटरी वही है सोसाइटी का, पता नहीं कैसे 12 15 18 साल से साला वही सेक्रेटरी है सोसाइटी का। पता नहीं कौन सा ईवीएम हैक होता है या क्या होता है या जो भी होता है। एनीवेज, लोगों की अभी आंखें खुल रही हैं उसके जुल्म के प्रति। सारी कॉलोनी में उसकी मोनोपोली है। 4 फ्लैट भी लिए हुए हैं, और जितने भी फ्लैट वहाँ रेंट पे जाते हैं, जितने भी बिक्री होती है, मतलब क्लियर भाईगिरी है उसकी, सब कुछ उसके थ्रू होती है। रजिस्टर्ड बिजनेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आजू बाजू सारे सॉफ्ट हिंदूज को चूतिया बना बना के क्या करके भगवान ही जाने। ये मोनोपली और ये भाईगिरी और ये दबदबा और ये सेक्रेटरी बना हुआ है, सारी मोनोपली इसके थ्रू होती है, सारे फ्लैट के रेंट की और खरीदारी, मतलब जो भी एजेंट आता है तो इसके थ्रू ही जाना पड़ता है। ये भाईगिरी है, सबको पता है। और सेक्रेटरी बना, जैसा मैंने कहा, और गंदे लोग हैं, मतलब गंदे, मतलब नेक्स्ट लेवल इस्लामी है, कुत्ते हैं। और 2-3 फैमिली को पिछले 10 साल में, ये हमारी एकदम हिंदू और क्रिश्चियन वाली सोसाइटी थी, 2-3 फैमिली को इसने फ्लैट भी दिला दिए हैं। तो ये धीरे धीरे वो बहुत स्लो पेस्ड जिहाद इसका है कि अपने एरिया में मुसलमान ना हो, अपनी बिल्डिंग में और मुसलमान ना हो। तो ये साफ दिखता है इसकी, मतलब मेरी ब्राह्मण दृष्टि से साफ इसकी ये नीयत दिखती है। और इसका जो दोस्त है गुलाम करके, उसने, मैं खैर 5-1 साल पहले नशे वशे में था, तो मैंने उसको जाकर एक दिन ऐसा कुछ बोल दिया था जो उसने मुझे बोला था, तो मेरे आगे अटेम्प्ट टू मर्डर करने आ गया था बेसिकली मेरा वो। तो ये सब हैं ये सारी चीजें। तो ये इसके भाई का ब्रीफ पहले दिया आपको, इसके बड़े भाई का ब्रीफ अभी दिया। दोनों डॉन बन के बड़े सोसाइटी में घूमते हैं। तो देखिए, एक फोन तो जाना ही चाहिए। मैं उसके भाई का ना, जो सेक्रेटरी है और ये जो, उसका भी नंबर भेज देता हूँ, अजीज का। तो आप जो भी है सुबोध भाई को बोल के ना, इन दोनों को एक प्यार भरा फोन करवा देना, या इनको कमिश्नर ऑफिस ही बुलवा देना। बोला तुम्हारा सब जानते हैं हम, कच्चा चिट्ठा है ना। तो शांत रहो, और पुनीत वशिष्ठ को नेक्स्ट टाइम ना फोन वोन करने की जरूरत मत करना, ठीक है? ऐसा। ओके, समझ गई तुम? लव यू मेरी जान, मेरी शक्ति, मेरा प्यार। राम राम।